प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत की आजादी की लड़ाई एक अद्भुत घटना थी। इसमें शामिल नेतागण और जनता दोनों ही सत्य, अहिंसा और त्याग की भावनाओं से ओतप्रोत थे। आजादी के दीवानों की टोलियां हर तरह के जुल्म सहती थीं, पर अपने लक्ष्य पर अडिग थीं। उनके मन में थी राष्ट्र प्रेम की अदम्य शक्ति, और क्यों न होती, उन्हें नेतृत्व देने वाले लोगों में चरित्र बल, आत्मबल और निस्वार्थ सेवा की भारतीय परंपरा जो थी। उस दौर के प्रभावान नक्षत्रों के बीच एक नक्षत्र थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने न केवल सत्ता के ऊंचे शिखरों को छुआ, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। किसान उनकी सोच का केंद्र बिंदु था, और इसीलिए वो कहलाए किसान क्रांति के प्रणेता। चौधरी साहब अपने जीवन में दो व्यक्तियों से बहुत प्रभावित हुए, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। जो महात्मा गांधी का गांव स्वराज के बारे में सपना था, चौधरी साहब का आर्थिक चिंतन भी उसी आधार पे था। और जो सरदार पटेल की निर्भीकता थी, जो किसानों के प्रति उनका प्यार था, वही चौधरी साहब ने अपना जीवन दर्शन बनाया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में छप्पर के नीचे कच्ची मड़ैया में हुआ था। पैदा होने के कुछ ही समय बाद उनके माता पिता उन्हें भदौला ले आए। वहां से वो भूतगढ़ी आकर बस गए। 6 वर्ष की उम्र में वो जानी खुर्द गांव की प्राइमरी पाठशाला में भर्ती हुए। एक छोटे से गांव भूतगढ़ी की पृष्ठभूमि और जानी खुर्द गांव की प्राइमरी पाठशाला ने उनमें भविष्य के महान संस्कारों का निर्माण किया। वहां ग्राम्य जीवन की तकलीफों को उन्होंने बहुत करीब से देखा। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी किसान को उसकी मेहनत का मोल नहीं मिलता था। गांव के इन हालात ने बालक चरण सिंह को गहरे तक प्रभावित किया और उनके बाल मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी हमेशा के लिए। उन्होंने मेरठ के राजकीय विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आगरा कॉलेज से 1923 में बीएससी तथा 1925 में इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। 1926 में कानून की परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। अब तक वे गायत्री देवी के साथ परिणय सूत्र में बंध चुके थे। चौधरी साहब सदा देश के बारे में सोचते थे, और उन्होंने महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल से अपने जीवन को सफल बनाने की, उनके चरित्र को देखकर अपने जीवन में लाने की कोशिश की। सदा वो यही सोचते थे कि देश का क्या होगा जब हमारे महापुरुष ऐसे अच्छे हैं, तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। चौधरी साहब जेल में थे जब उन्होंने एक किताब लिखी थी शिष्टाचार की और सदाचार की, कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सबके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो झांसी की रानी से भी बहुत प्रभावित थे और बच्चों को इसके बारे में गीत सिखाया करते थे। हर बोलों के मुंह ये याद कराते थे बच्चों को कि एक झांसी वाली रानी थी, हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी दौरान जब वे मेरठ में रहते थे, उनके मन में धार्मिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह पैदा हुआ और वे महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़ गए।
यह दौर था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो रहा था। गांधी जी ने हजारों सत्याग्रहियों के साथ समुद्र तट की ओर प्रयाण किया और नमक बनाया। नमक कानून तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चौधरी चरण सिंह ने भी सत्याग्रहियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए गाजियाबाद के निकट बहती हिंडन नदी की ओर मार्च किया और नमक बनाया। उन्हें कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर दिया। गांधी जी ने जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो चौधरी चरण सिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया और उन्हें पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सन 1942 का दौर। गांधी जी ने आह्वान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें शिरकत करने के कारण चौधरी चरण सिंह को फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। चौधरी साहब सन 1929 से 1939 तक गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे। 1939 से 1946 तक वे मेरठ जिला कांग्रेस संगठन में महासचिव और अध्यक्ष पद पर रहे। 1937 में वे पहली बार बागपत गाजियाबाद क्षेत्र से उत्तर प्रदेश धारा सभा के लिए चुने गए थे। 1939 में धारा सभा के लिए दोबारा निर्वाचित होने पर उन्होंने ऋण निर्मोचन विधेयक पास कराकर लाखों किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाया। 1948 से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार संभाला। उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास से निभाया। अपने अनुगामियों से स्नेह और सम्मान और विरोधियों से भी प्रशंसा हासिल की उन्होंने। उनका संबंध एक कृषक परिवार से था। गांव, किसान और खेती से जुड़ी तमाम विसंगतियों और कठिनाइयों का उन्हें गहरा ज्ञान था। उत्तर प्रदेश में लागू किए गए भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम के पीछे चौधरी चरण सिंह की ही सूझबूझ थी। इसी की बदौलत जमींदारों के शिकंजे में खटने वाले खेतीहर मजदूरों को जमीन पर मालिकाना हक हासिल हुआ। जमींदारी उन्मूलन विधेयक की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ श्री W.A. लेडजिंस्की ने कहा, केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा असरदार और व्यापक कानून लागू किया गया है जिससे लाखों बटाईदार जमीन के मालिक बन सके हैं। चौधरी साहब ने प्रदेश में चकबंदी योजना भी लागू की जिससे किसानों को अनेक फायदे हुए। चौधरी चरण सिंह अत्यंत ही अनुशासन प्रिय और बहुत ही विद्वान पुरुष थे। विशेष करके उनका योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में था और उनकी निश्चित रूप में यह कार्यप्रणाली थी कि इस देश के किसानों का जब भला होगा, इस देश के किसान जब उन्नतशील होंगे तभी सारा भारत जो है उन्नतशील होगा। क्योंकि वह बराबर हम लोगों से कहा करते थे कि भारतवर्ष की जो 75% जनसंख्या है वह केवल ग्रामीण इलाकों में आबाद रहती है, वहीं पर रहती है, और जब तक ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं होगा। और इसलिए उनका एक वाक्य था कि देश की उन्नति का रास्ता इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों की पगडंडी की ओर से है। 1967 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने मंडी समिति विधेयक पारित कराकर किसानों को मंडियों के शोषण से बचाया। विकास कार्यों के साथ ही उन्होंने प्रशासनिक सफलता का सिक्का भी जमा दिया। चौधरी साहब के साथ यूपी सेक्रेटेरिएट में जब वो विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे, मुझे 3-4 साल तक है प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ काम करने का मौका मिला। जब वो मंत्रिमंडल गठित किया SVD का संयुक्त विधायक दल सन 67 में, तो एक मंत्री जी ने, सीनियर मिनिस्टर जो इनके बड़े चहेते थे, कहने लगे कि अपने स्टाफ का एक आदमी मुझे उनमें से ये दे दीजिए
क्योंकि वो कुछ सरप्लस हो रहे थे, चीफ मिनिस्टर के यहाँ बहुत स्टाफ नहीं ले जा सकते थे, तो पहले से ऑलरेडी था वहाँ। तो उन्होंने चौधरी साहब ने कहा नहीं हमने सीनियरिटी से कर दिया है। तो बोले नहीं साहब ये अपने आदमी हैं। चौधरी साहब बिगड़ गए, क्या अपने आदमी, क्या बातें करें आप, गवर्नमेंट सर्वेंट किसी के आदमी नहीं, वो जो सरकार या जो अधिकारी होते हैं उनके प्रति फेथफुल होते हैं। इस तरह से जो एसपीटी गवर्नमेंट बनी उसमें भी दलितों और बैकवर्ड के लिए सबसे पहली दफ़ा इतना कोटा उन्होंने रखा, करीब 2/3 के करीब मंत्री उनके होंगे। चौधरी साहब धर्म के प्रति आग्रही कभी नहीं रहे। वे मानते थे कि सभी धर्मों का मूल आधार करुणा और मानव कल्याण है। चौधरी साहब राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप के घोर विरोधी थे। वे धर्म को निजी आस्था का विषय मानते थे। वे जातिवाद के भी कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था जब तक जातिवाद का अंधेरा नहीं मिटेगा तब तक राष्ट्रीय एकता का सूरज उदय नहीं होगा। उन्होंने जातिवाद के तौर तरीकों के बारे में पंडित नेहरू को समय समय पर अनेक पत्र लिखे। उन्होंने तो जाति सूचक नाम वाले स्कूलों की सरकारी सहायता भी बंद कर दी थी। चौधरी चरण सिंह का विश्वास था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास जरूरी है। वो राष्ट्र की मजबूती के लिए दलितों, पिछड़ों, किसानों और दस्तकारों को सबल बनाने तथा अनुशासन के शासन पर जोर देते थे कि उत्पादन के साधनों में जो सीमित हो, लिमिटेड हो, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था हो कि उस साधन का अच्छे से अच्छा उपयोग हो, बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल। पिछड़ा वर्ग, किसान वर्ग, इन्हीं की चिंता चौधरी साहब को हमेशा रहती थी। और चौधरी साहब ने खाली नारे लगाकर उनको भड़काने का काम नहीं किया, बल्कि कानून बना के किसानों की बहबूदी का काम किया। चाहे जमींदारी उन्मूलन हो, चाहे ये मंडी समिति का कानून हो, चाहे पटवारियों को हटाने का काम हो, तो चौधरी साहब ने हमेशा कानून बना के ऐसा काम किया जिससे कि वो आगे भी लगातार गांव का उससे भला होता रहे। चौधरी चरण सिंह का कर्म उनके चिंतन पर आधारित था। उन्होंने भूमि सुधार, अर्थशास्त्र, जातिवाद तथा शिष्टाचार जैसे विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। The Chief Election Commissioner is being asked to make arrangements for holding immediate elections. 1977 में आम चुनाव की घोषणा हुई। To the functioning of governments in these states, with the exist of the ministries in these states, another big step has been taken to remove the atmosphere of fear. राजनीतिक घटना चक्र बहुत तेजी से घूमा, जिससे समान सोच वाले राजनीतिक दलों में एकता कायम हुई, जिसके लिए चौधरी साहब ने लगातार काम किया था। जनता पार्टी का गठन हुआ और आजादी के बाद केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह इसमें गृह मंत्री बने। इसी दौर में 23 दिसंबर 1978 को उनके 77वें जन्मदिन पर हुई दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक किसान रैली, जिसमें उनके लाखों अनुयायियों ने उन्हें 77 लाख रुपए भेंट किए। इस राशि से उन्होंने किसानों की भलाई के लिए किसान ट्रस्ट की स्थापना की। बाद में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 1979-80 का केंद्रीय बजट पेश किया, जो कृषि प्रधान था। And widening income disparities. Now there are two major remedies of these three ills. More and more production per acre of land and multiplication of hand operated industries. One may call them handicrafts, cottage industries, village industries, rural industries.
I also believe that a flourishing industrial economy can grow only on the back of a prosperous agriculture. मूल्य आधारित राजनीति के प्रवक्ता चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी का विघटन रोक नहीं सके। We are going to make a government under the leadership of चौधरी चरण सिंह। समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने को आमंत्रित किया। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। मैं चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और पॉवर्टी। प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने अपने गांधीवादी विचारों और नीतियों पर अमल जारी रखा। उनके आर्थिक दर्शन को एक वाक्य में ऐसे कहा जा सकता है, भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। उन्हें ध्यान था अपने देश की गरीब जनता का भी कि कहीं महंगाई की मार से उसकी जिंदगी बदहाल न हो जाए। चौधरी चरण सिंह। भारत का 33वां स्वतंत्रता दिवस किसानों, दलितों और पिछड़ों का सच्चा रहनुमा अपने देश के सामने कई समाचार से राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा। हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सहयोगी दल द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण चौधरी चरण सिंह को अपनी सरकार का इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के साथ ही राष्ट्रपति ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। चौधरी साहब जनता के हर कष्ट में उसके बीच रहे। उन्हें इस देश के गरीब की चिंता सदैव सालती रही। इन्हीं चिंताओं के भार से वो बीमार पड़ गए। मुझे सौभाग्य था कि मैं चौधरी साहब का डॉक्टर भी था और उनका दामाद भी हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब मैं किसी वीआईपी का इलाज करूं तो मैं कभी ना भूलूं कि वो भी एक इंसान है और सादा इंसान है। उनतीस मई 1987 लंबी बीमारी के बाद अंततः काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। धरा पुत्र आज सदा के लिए धरती मां की गोद में चिर निद्रा में लीन है।
जिन पिछड़ों, दलितों और किसानों के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, आज वे भरे मन से अपने मसीहा को अंतिम नमन कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में जब ध्यान आता है तो मन के पर उनकी सादा वेशभूषा का बड़ा प्रभाव रहता। हर हालत में जहाँ भी रहे वो बराबर सादा वेशभूषा पहनते और सादा वेशभूषा उनके चरित्र को भी सामने लाती है। उनका चरित्र था साफ सादा, अपनी जो बात है उसको कहने का और उसको रखने का। इससे कोई भी व्यक्ति जो उनसे मिलता था उस पर छाप पड़ती थी कि यह व्यक्ति सादा बात कर रहा है, जो मन में है उसको दूसरे के सामने रख रहा है, उसमें कोई इधर का बनावट नहीं थी। ये मनुष्य के जैसे कपड़े पहनता है उसका असर भी पड़ता है, ऐसा कहा गया है। और ये उनका चरित्र में तो ये बात बड़ी स्पष्ट थी। उनकी वेशभूषा में भी वो लगते थे कि आम लोगों जैसा वेशभूषा पहनते थे और आम लोगों की तरह वो जीवन भी जीते थे और उनके बारे में सोचते रहते थे बराबर कि किस प्रकार से आम किसान का, आम व्यक्ति का जीवन स्तर उठ सकता है, वो सुखी हो सकता है, काम कर सकता है। उनके पूरे जीवन में उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे तब भी बराबर लोगों की बात, किसानों की बात सोचते रहे। उन्होंने कानून इस सिलसिले में बनाए, जो बेतहाशा कर्ज उन पर आ गए थे उनको कम करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। उसके बाद किसानों की हालत सुधरे उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो लैंड होल्डिंग कंसोलिडेशन एक्ट बनाया ताकि उनको एक तरह से काम कर सके। उनको बहुत से ज़मीन पर अधिकार दिए। तो बराबर उनके जीवन में जो आम आदमी हैं, जो किसान हैं, ज़मीन का आदमी हैं, वो किस तरह से उठे। उनकी मान्यता थी कि अगर देश को उठना है तो देश के किसानों को उठना होगा, उनमें एक अपना आत्मविश्वास जागृत हो। इसी कमरे में चौधरी साहब देश विदेश के राजनेताओं से मिला करते थे। यही वो डेस्क है जो वकालत के समय से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके उपयोग में आता रहा। करोड़ों गरीबों के प्रति उनके झुकाव और अपनी प्रिय मातृभूमि के भविष्य के प्रति उनका लगाव एक शानदार उदाहरण पेश करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वर्षा के बाद मिट्टी से उठने वाली सौंधी गंध उनकी प्रिय सुगंध थी। आज उसी माटी में वो सदा के लिए लीन हो चुके हैं, लेकिन उनके आदर्श दीप स्तंभ बनकर हमारे पथ को आलोकित करते रहेंगे। तुम्हारे नूर से रोशन रहेगी ये दुनिया कि तुमने जिंदगी दुखियों के नाम कर डाली।